हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जेनरिक कलेक्टिव हिस्ट्री मेकिंग ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल इंडिया का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 ईयर्स प्लान एंड पंजाब एंड बिहार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश की आज़ादी के बाद किस तरह से भारत का आर्थिक विकास हुआ, किस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के आर्थिक विकास में एक बुनियाद का काम किया। और हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि आखिर क्या कारण हैं जिस कारण से बिहार पंजाब की तुलना में बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य बनकर रह गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने, इंग्लैंड ने भारत को लगभग 200 सालों तक अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। इस बीच ब्रिटिशर्स ने भारत का अत्यधिक आर्थिक शोषण किया, जिस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी थी। तो अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद तो कर दिया था, बट आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बहुत ही हद से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसके अलावा कई सारे इशू थे, देश का बंटवारा हो गया था। तो इन सभी कारणों के कारण भारत को आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। देश की आज़ादी के बाद देश के लोगों की एकमात्र मांग आर्थिक विकास थी। सभी लोग आर्थिक विकास चाहते थे, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो नेता हों। तो भारत के आर्थिक विकास के लिए सरकार के द्वारा कई फैसले लिए गए। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। यहाँ पर आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था उन्नति करे, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। और इसके साथ ही यहाँ पर सामाजिक न्याय की भी बात की जा रही है। आर्थिक सामाजिक न्याय का मतलब होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान के पास खाने के लिए 10 रोटियां हैं और एक इंसान के पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में थोड़ी बहुत समानता लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये होता है आर्थिक सामाजिक न्याय। तो भारत के लिए आर्थिक विकास का अर्थ यही था कि आर्थिक समृद्धि तो की जाए, मतलब कंपटीशन हो थोड़ा बहुत, देश आगे बढ़े, बट लोगों की आय में समानता आए, सभी लोगों को खाना पीना मिल सके, ये भी है। इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। मतलब सभी लोग इस बात पर भी सहमत थे कि भारत का आर्थिक विकास होना चाहिए, बट इसके साथ ही वो इस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते थे। मतलब सभी चाहते थे कि भारत का आर्थिक विकास सरकार के द्वारा ही होना चाहिए। सरकार को इस मसले पर प्रमुख भूमिका निभानी थी। वैसे आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इन सभी बातों को लेकर काफ़ी मतभेद था। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता हो, तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर दिया जाना चाहिए? तो इन सभी बातों को लेकर काफ़ी मतभेद था, काफ़ी प्रश्न थे सबके। सरकार भी आर्थिक विकास को लेकर काफ़ी दुविधा में थी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास के अर्थ की। तो विकास का अर्थ उस समय यही था कि देश का अत्यधिक आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, देश को अत्यधिक आधुनिक बनाना चाहिए। तो यहाँ पर विकास का अर्थ यही था कि पश्चिमी देशों जैसे कि यूएसए और पश्चिमी यूरोपीय देशों, उनकी तरह आधुनिक बनाना अपने देश को, यही विकास था। और आज भी ये बात बिल्कुल सही है। आज भी हम विकास के अर्थ को कुछ ऐसा ही देखते हैं। आज भी हम जब विकास की बात करते हैं तो हम आधुनिक देशों जैसे कि यूएसए, पश्चिमी यूरोपीय देशों, उनकी बात करते हैं और आधुनिकीकरण या विकास का अर्थ लगाते हैं। सरकार के सामने उस समय विकास के दो मॉडल थे। पहला था पूंजीवादी मॉडल, जिसे यूएसए और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अपना रखा था। पूंजीवादी मॉडल में प्राइवेट सेक्टर की अधिकता होती है, ज़्यादातर चीज़ें निजी हाथों में होती हैं। इसके साथ ही जो दूसरा मॉडल था वो यूएसएसआर ने अपना रखा था, समाजवादी मॉडल। ये विकास का एक समाजवादी मॉडल था जिससे भारतीय लोग अधिक प्रभावित थे। ज़्यादातर नेता इसी मॉडल से प्रभावित थे। यहाँ तक कि स्वयं नेहरू भी समाजवादी मॉडल को ज़्यादा वरीयता देते थे। समाजवादी मॉडल में ज़्यादातर चीज़ें सरकार के अधीन होती हैं। हालांकि सरकार के पास विकास के ये दो मॉडल उपलब्ध थे, बट सरकार ने इन दोनों ही मॉडल में से किसी एक को ना अपनाकर इनका मिश्रित रूप अपनाया। यानी कि मिश्रित मॉडल में पूंजीवादी
मॉडल के कुछ तत्वों को शामिल किया गया और कुछ तत्वों को समाजवादी मॉडल से शामिल किया गया। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इस बात को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना सर्वाधिक जरूरी था। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि भारत में आर्थिक विकास को लेकर कितना मतभेद था, किस तरह से देश का आर्थिक विकास किया जाए इसको लेकर कितना मतभेद था, और इसी के चलते भारतीय सरकार ने मिश्रित मॉडल को अपनाया विकास के। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें आप। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नियोजन की। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आर्थिक विकास किया जाए, ये कन्फ्यूज़न था। तो अब इस कन्फ्यूज़न को कैसे सॉल्व किया गया, वो है नियोजन के जरिए। सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि देश का आर्थिक विकास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। जितने भी उद्योग वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, वो सरकार के हाथों में ही होनी चाहिए। हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, निजी हाथों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा लोगों का मानना था। मतलब लोग चाहते थे कि सरकार एक योजना बनाए, एक प्लान तैयार करे जिसके तहत देश का आर्थिक विकास हो। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन यानी कि प्लानिंग का जो ये विचार था, इसको 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह जर्मनी और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया था, उससे भी लोग काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने भी प्लानिंग का प्रयोग किया था। इसके साथ ही सोवियत संघ ने नियोजन यानी कि प्लानिंग का प्रयोग करते हुए 1930 और 1940 के दशक में बहुत ही तेज़ी से अपनी आर्थिक प्रगति की थी, जिसके कारण भी पूरे विश्व में प्लानिंग का विचार जो था वो काफ़ी फैल रहा था। इसके अलावा आज़ादी से पहले 1940 में भारत में बॉम्बे में कई बड़े बड़े उद्योगपतियों की एक बैठक हुई थी और उसमें ये विचार रखा गया था कि किस तरह से भावी अर्थव्यवस्था को चलाया जाएगा, किस तरह से एक नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाया जाएगा। उस समय भी वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया था उस मीटिंग में, तो और इस बैठक को बॉम्बे प्लान कहा गया था। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हों या वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नियोजन का विचार किस हद तक पूरे विश्व में या पूरे देश में फैल चुका था, और इसी कारण से भारत की सरकार ने योजना आयोग का गठन किया, जिसका काम भारत के आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं बनाना था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। हालांकि 2014 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था और इसी के जैसा एक आयोग बनाया गया 2015 में, जिसे नीति आयोग कहा गया। तो इस प्रकार योजना आयोग का गठन हो चुका था। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। मतलब 5 साल के लिए देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने का विकल्प चुना। मतलब ऐसा विचार किया गया कि भारत सरकार एक डॉक्यूमेंट में, एक दस्तावेज में अपने 5 साल के खर्चों और 5 साल में उसकी कितनी आय होगी उसको नोट कर लेगी, और इसी आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को भी अलग अलग कर दिया गया। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि में योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस हुई। तो फ्रेंड्स, उस समय आप फील कीजिए कि देश अभी आज़ाद ही हुआ है और उस समय देश की अपनी सरकार देश के आर्थिक विकास के लिए एक योजना प्रकाशित कर रही है, तो क्या माहौल रहा होगा। इसी के साथ ही 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना जारी की गई और 1961 में तीसरी। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं पर सरकार ने थोड़ी देर विराम लगाने का फैसला किया, क्योंकि कई सारे संकट सामने आ रहे थे जिनसे तुरंत निपटना ज़रूरी था। हम 5 साल वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए थोड़ी देर का इन पर विराम लगाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया। कई आलोचनाएं सामने आईं, लेकिन इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ पंचवर्षीय योजनाओं, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। इसका उद्देश्य देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालना था। मतलब देश की गरीबी को कम करना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। एक बहुत ही युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज। इनका मानना था कि देश को 2 दशकों तक अपनी अर्थव्यवस्था को धीमा रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था अगर तेज रफ्तार से चलेगी तो इसको नुकसान पहुंच सकता है। इस कारण से प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को थोड़ा धीमा रखा गया। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। बांध और सिंचाई में बहुत ज़्यादा निवेश किया गया। भाखड़ा नांगल जैसी परियोजनाओं में निवेश किया गया। योजनाकारों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना था। अब हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। 1956 से 1961 तक ये पंचवर्षीय योजना लागू थी। इसमें भारी उद्योगों के विकास पर काफ़ी जोर दिया गया था। इसके अलावा पी.सी. महालनोबिस इसके प्रमुख योजनाकार थे। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। पहली पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को धीरे रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने की कोशिश की गई थी। और पहली अर्थव्यवस्था में कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था, बट यहाँ पर भारी उद्योगों जैसे कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इन उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया था। इसके अलावा सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, इंपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिए। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया गया, बट इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी, जैसे कि भारत में प्रौद्योगिकी पिछड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता था। टेक्नोलॉजी में भारत बहुत ही पीछे था। इतने सालों तक देश अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, जिस कारण से टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का विकास नहीं हो पाया था। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया, जिस कारण से ये समस्या बनी हुई थी कि क्या खाद्यान्न संकट आ सकता है, क्या अकाल पड़ सकते हैं, ऐसी आशंका भी की जा रही थी। तो इस तरह आज़ादी के बाद नियोजित विकास की नीति के चलते भारत का आर्थिक विकास करने की कोशिश की गई। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इस नियोजित विकास के क्या परिणाम हुए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इससे भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। इसके अलावा भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई। इसके अलावा भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयां, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। मतलब एक पूरी की पूरी संरचना बनाई गई, पूरी की पूरी बुनियाद रखी गई भारत के आगामी आर्थिक विकास की, ताकि देश आगे भविष्य में विकास कर सके। इसके अलावा नियोजित विकास का दूसरा लाभ ये हुआ कि इसमें भूमि सुधार की ओर ध्यान दिया गया। कृषि क्षेत्र में अनेक भूमि सुधार हुए। सबसे बड़ी चीज़ जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने भारत के आर्थिक विकास और पंचवर्षीय योजनाओं को देख लिया है। किस तरह से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं ने, स्पेशली पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किस तरह से भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद रखी, तो ये हमने अभी तक देखा। अब हम बात करते हैं बिहार और पंजाब की। आखिर क्या कारण है कि बिहार पंजाब की तुलना में बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है, ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स, इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण हम देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है जनसंख्या। बिहार की अगर हम जनसंख्या को देखें तो बिहार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसकी तुलना में पंजाब की जनसंख्या इतनी नहीं है। इसके अलावा शिक्षा का लेवल अगर हम देखें तो बिहार शिक्षा में पंजाब से बहुत ही पिछड़ा है। इसके अलावा कृषि की तुलना अगर हम दोनों ही राज्यों में करते हैं तो हम पाते हैं कि पंजाब के किसानों के पास बहुत ही बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ पे बड़े लेवल पे खेती की जाती है और वाणिज्यिक खेती की जाती है। मतलब अपना सामान, अपना खेती से जो उत्पादन होता है उसको बेचने के लिए खेती की जाती है। दूसरी ओर बिहार में जीवन यापन के लिए ज़्यादा खेती की जाती है। इसके साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की कई बार उपेक्षा भी की गई है। इसके साथ ही एक बड़ा कारण है हरित क्रांति। हरित क्रांति पंजाब में बहुत ही ज़्यादा सफल रही और दूसरी ओर बिहार में हमें हरित क्रांति देखने को नहीं मिलती है।
हरित क्रांति में क्योंकि पंजाब के किसान बहुत ही अमीर किसान थे, पहले से ही उनके पास काफ़ी बड़े खेत थे, इसलिए सरकार ने उन्हें काफ़ी सुविधा मुहैया कराई ताकि वो जल्द से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। और इस कारण से पंजाब में हरित क्रांति ज़्यादा सफल सिद्ध हुई और ये भी पंजाब की तरक्की का एक कारण है। फ्रेंड्स, इसका एक अन्य कारण ये भी हो सकता है कि पंजाब में बहुत से विदेशी लोग पैसा भेजते हैं। बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो कनाडा या अमेरिका वगैरह या विदेशों में रहते हैं और वो विदेशों से बहुत सारा पैसा पंजाब में भेजते हैं। बिहार के लोग भी रहते हैं बट उतनी पंजाब की तुलना में कम। तो ये सभी कारण थे जिन कारणों के कारण बिहार जो है वो पंजाब की तुलना में एक पिछड़ा हुआ राज्य है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक सबसे बड़े कारण की कि बिहार जो है वो पंजाब की तुलना में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अंग्रेज़ों ने बिहार को सब पहले गुलाम बनाया था, बिहार को अपना उपनिवेश पहले बनाया था। लगभग 1765 के आसपास बिहार ब्रिटिशर्स का उपनिवेश बन चुका था। दूसरी ओर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब 1849 में ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल हुआ था। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जिस कारण से बिहार पंजाब की तुलना में बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।